Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। इस वीडियो में हम फिर से आपके 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो वीडियोस हैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आता है उसको भी डिस्कस किया जाता है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से, उस पर। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दिख रही होगी साइड में, तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर लेना, नहीं तो सर्च करके ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ आपकी होगी। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेस इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने जब चैप्टर 2 करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि सारे ही आंसर जो हैं वो कहीं ना कहीं सही होते हैं, बट टेक्निकली हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना होता है जो मोस्ट प्रीफर्ड है या फिर बेस्ट आंसर है। तो सेम एज स्ट्रेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे बेस्ट पे ध्यान दें। ओके, सो ऑप्शन 1, a stimulus present in the environment, a response of the body, an ongoing transaction between individual and the environment, a mental illness। तो आप बताओ ऑप्शन क्या हो सकता है सही। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमको हमको कहाँ गौर करना है। एक मिनट में इसको थोड़ा साइड करती हूँ। ये ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ पे हमको गौर करना है, जो यहाँ पे कहा है ना कि बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो स्टिमुलस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज करेक्ट। ओके, रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो करेक्ट। ए मेंटल इलनेस समहाउ करेक्ट। अगर सारे ऑप्शन कुछ अलग दिया होता है और फिर एक इसको दिया है तो हम कहीं ना कहीं उसको मान लेते हैं, बट स्ट्रेस इज नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन इलनेस, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे हाथ से गया है। बट सिंस यहाँ पे बेस्ट लिखा है तो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एन ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो बाहर कोई स्टिमुलस होता है, उसी की वजह से आपके अंदर कोई रिएक्शन होता है। मतलब इट्स लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत मतलब मैं कैसे इस चीज़ को बताऊँ, बट इट्स लाइक कि बाहर कुछ स्टिमुलस है और उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डी को हम हटा दें और ये 3 हम ले, तो 3 में भी ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट है सी, या फिर ज़्यादा सही तरीके से इस चीज़ को बताया है ऑप्शन नंबर सी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या है बताओ। यूस्ट्रेस, हार्मफुल स्ट्रेस, स्ट्रेस दैट लीड्स टू इलनेस, स्ट्रेस दैट एनहांसेस परफॉर्मेंस, क्रोनिक स्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोग अगर चीयर करते हैं तो जो प्लेयर्स है फील्ड पे उन पर प्रेशर आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है कि अच्छे से परफॉर्म करना है। सो यूस्ट्रेस इज दैट स्ट्रेस जो कि हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन थर्ड, द टर्म स्ट्रेसर्स रेफर्स टू। तो स्ट्रेसर्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रेसर्स का मतलब सिंपल है, जैसे स्ट्रेस होता है। सो वो कौन बता रहे हैं, बॉडीली रिएक्शन टू स्ट्रेस, इवेंट्स दैट कॉज स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, इमोशनल रिएक्शन टू स्ट्रेस, कोपिंग स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेसर्स क्या है, जिससे स्ट्रेस होता है। सो इवेंट्स दैट कॉज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, दैट इज स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, वही बात है, वही बड़ी बात है, वही सही बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं जल्दी कर रही हूँ आज, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चैप्टर 2 किया था मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा ही खींच लिया था, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। अभी आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि पूरी कहानी आप लोग पढ़ो। सो अकॉर्डिंग टू हेंस सेल स्ट्रेसेस, तो हेंस सेल ने स्ट्रेस को कैसे क्या था डिफाइन किया था, क्या बोला था उन्होंने, a specific response to a specific stimulus, a non-specific response of the body to any demand, always psychologically harmful, only caused by emotions। तो हेंस सेली ने क्या कहा था कि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता है बॉडी का स्ट्रेस में। मतलब स्ट्रेस में बहुत अलग अलग तरीके का सिम्टम्स होता है,
ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एकमात्र यूनिक सिम्टम है, यूनिक रिस्पॉन्स है, अलग अलग तरीके का होता है। ओके, सो वो कौन बता रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड इज स्ट्रेस एज डिफाइंड बाय हैंस सेल। सेल क्या है? अच्छा प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज कॉल्ड। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होता है, जिससे कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसर्स क्या होता है? दैट कॉज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कॉज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो वो उसके मतलब द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेसर्स के लिए जो रिएक्शन होता है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेस, कोपिंग, स्ट्रेन या फिर बर्नआउट, क्या कहते हैं हम उसको? सो रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। सॉरी, एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसको याद रखो डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 6, लेजरस एम्फेसिस दैट स्ट्रेस डिपेंड्स मेनली ऑन। तो हैंस एली का हमने देख लिया, अब लेजरस है, उन्होंने किस चीज़ को किस चीज़ पे एम्फेसिस किया था कि स्ट्रेस मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ऐसे तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, एनवायरमेंटल है, कॉग्निटिव, जेनेटिक सब है, लेकिन लेजरस ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कॉग्निटिव अप्रेजल पे हमारा जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है। ओके, तो वही है कि नॉर्मली अगर हम ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी, बट लेजरस के अकॉर्डिंग इट वाज कॉग्निटिव अप्रेजल। तो अगर आपको इसको हटा दें और बोले कि स्ट्रेस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे इसको गैप ही नहीं डाला है। ओके, सो या फिर डाला होगा वो, फिर से ऐसे हो गया होगा एडजस्ट के टाइम पे। सो प्राइमरी अप्रेजल इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग एन इवेंट एज। सो स्ट्रेस के जो अलग अलग मतलब स्टेजेस होते हैं, उसमें प्राइमरी अप्रेजल का जो स्टेज है, स्टेज या फिर हम स्टेज नहीं बोलेंगे, क्लासिफिकेशन टाइप का ऐसा अगर हम बोले, तो उसमें प्राइमरी अप्रेजल में जो हम इवेंट्स को इवेलुएट करते हैं, उनमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? क्या है? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इमोशनल और बिहेवियरल। तो हम किन चीज़ों पर को वो करते हैं? प्राइमरी अप्रेजल में हम किन चीज़ों को इवेलुएट करते हैं? अगर आपको याद होगा तो हम पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल पे आप देखते हो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, या फिर ये न्यूट्रल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, assessment of one's coping resource is known as। सो assessment of one's coping resource is known as, तो अगर हम किसी के कोपिंग रिसोर्सेज का असेसमेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं इस चीज़ को? प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल, रीअप्रेजल, स्ट्रेस रिएक्शन। तो किसी के कोपिंग रिसोर्सेज को अगर हम एसेस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। तो प्राइमरी में हमने देखा था ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें, और सेकेंडरी पे क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग रिसोर्सेज इज, इट कम्स अंडर सेकेंडरी अप्रेजल। ओके, अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे ठीक करूँगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस? नॉइस पोल्यूशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्लड, क्राउडिंग, ये तो बहुत मतलब क्या है, लप्पू सा सवाल है। साइकोलॉजिकल, तो नॉइस तो ऐसे ही, एनवायरमेंटल, फ्लड भी एनवायरमेंटल, क्लाउड भी ऐसे ही है, तो फ्रस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। बहुत ही लप्पू सा सवाल है, बट स्टिल इंक्लूड किया है ताकि ऐसा ना लगे कि सारे ही तो टफ दे रही है मैडम, कुछ डंका दे दे, सही दे दे जो हम कर पाए। बट आई एम वेरी श्योर कि आप लोग सारे सवाल सही कर पा रहे हो, और मेरी यही उम्मीद है। हो सकता है मैंने आपको डिटेल में 2 चैप्टर ही पढ़ाया है, बट इस चैनल पे मैंने सारे चैप्टर को कुछ ना कुछ करवाया है, या तो केस स्टडी करवाया है, एमसीक्यू कर रही हूँ, वन शॉट करवाया है, 2-3 चैप्टर बाकी है, मैं उन पे काम कर रही हूँ, फिर रिव्यू क्वेश्चंस वगैरह किया है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें की है ना चैनल पे, अगर आप मतलब जो मेरी प्लेलिस्ट है उन सारे प्लेलिस्ट को भी एक बार देख लोगे, आप सारा कुछ आपको आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको
सारा कुछ एग्ज़ाम में आए, हो सकती है एक आध छूट जाती है, इंसान है हम, कोई भगवान थोड़ी ना है कि सारी चीज़ हमारी परफेक्ट हो, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग 60+ तो आप लोग 60 के नीचे तो आए ही ना। वैसे तो हमारा टारगेट 65+ है, और अगर 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं वो बहुत बड़ी बात है, बट नॉर्मल सा मैं टारगेट रखूँगी कि 60 के नीचे नहीं आना है, क्योंकि नहीं 60 के नीचे अगर आ जाओगे और आपका जो 30 का प्रैक्टिकल है उसमें अगर आपको थोड़ा गड़बड़ हो गया, कम नंबर आ गया, तो ओवरऑल परसेंटेज में बहुत ख़राब होगा। इसलिए टारगेट अपना 65+ है, और 70 आउट ऑफ 70 अगर किसी बच्चे का आएगा, वो बच्चा मुझे टेलीग्राम पे अपना जो रिज़ल्ट है उसके साथ, उसका स्क्रीनशॉट के साथ या फिर PDF के साथ कमेंट कर मैसेज कर सकता है, और मैं उसको गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो बहुत बातें कर ली, सवाल 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, डेली हैसल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो जो डेली हैसल्स हसल नहीं हैसल्स है, मतलब डेली के वही सारी मतलब चीज़ें हैं, चोचले हैं, रोज़ के चोचले, ऐसे अगर आप सोचो तो वो क्या है, रेयर ट्रॉमेटिक, तो रेयर तो नहीं है, जो डेली है वो रेयर कैसे हो सकता है। माइनर इरिटेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, फिजिकल स्ट्रेसेस ओनली, ना ना ना, सिर्फ फिजिकल नहीं, जेनेटिक फैक्टर नहीं है, दे आर डेली हैसल। तो डेली का मतलब माइनर इरिटेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब वही छोटी छोटी चीज़ें जिससे इरिटेशन होती है हर दिन, तो वो ऑप्शन नंबर बी। आई होप मैं जब ज्ञान दे रही थी तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे ही होना चाहिए बच्चे, मतलब बहुत सजाग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड। तो स्ट्रेस का जो इमोशनल इफेक्ट होता है, मुझे क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेस में बोलती हूँ क्या, स्ट्रेस ऐसे जो भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको सही से बोलने की। तो जो स्ट्रेस का इमोशनल इफेक्ट है वो किस जगह पे आता है, इम्यूनिटी पे, एंजाइटी डिप्रेशन पे, इम्प्रूव मेमोरी, हायर मोटिवेशन। तो इमोशनल इफेक्ट क्या है बेटा, इमोशनल इफेक्ट किस में आएगा, इमोशन से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन ही ना जुड़ी रहती हैं। इम्यूनिटी तो फिज़िकल है, इम्प्रूव मेमोरी भी फिज़िकल हेल्थ में आ जाएगा, और हायर मोटिवेशन ये भी अलग चीज़ है, इमोशन में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से आपकी मोटिवेशन तो नहीं होगा और मेमोरी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन, इट इज कॉर्टिजल। दूसरा कुछ देखना ही नहीं है, सीधा कॉर्टिजल को मारो टिक एकदम। ओके, तो इसको आप वही है स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कॉर्टिजल। ऐसे याद रखो बस, दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू सेल है, द फाइनल स्टेज ऑफ जेनेटिक एडेप्टेशन सिंड्रोम इज। तो जो गैस, हम इसको गैस के नाम से जानते हैं, तो इसका फाइनल स्टेज क्या है, बताओ बताओ बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, दैट इज एग्जॉशन। मैंने फाइनली आप क्या होते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तो फाइनल इज एग्जॉशन। ओके, फर्स्ट इज अलार्म, देन एडाप्ट, अलार्मिंग स्टेज आता है, फिर रेजिस्टेंस की स्टेज आती है, एडाप्टेशन, मतलब ये सारे पहली है। देखो ऐसे ही सोचो, अलार्म अभी पहले ही बजेगा, रेजिस्ट आप बीच में करोगे, मतलब आप उसको रेजिस्ट करोगे, फिर आप उस चीज़ को अडेप्ट करोगे, बट देन इवेंचुअली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो द फाइनल स्टेज इज एग्जॉशन। और जब फर्स्ट स्टेज, अगर यहाँ पे फाइनल ना बोल के अगर आपको फर्स्ट बोल देता तो आप क्या बोलते हैं, दैट इज अलार्म। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा इसको छोटा कर लेती हूँ नहीं तो कट जाएगा एडिट के टाइम पे। ओके, सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लीडिंग टू फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन इज कॉल्ड। जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से फिजिकल और इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है, देखो इमोशनल एग्जॉशन ठीक है, बट जब आपका फिजिकल एग्जॉशन भी हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन, ट्रॉमा, बर्नआउट, डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस से अगर आपकी एग्जॉशन होती है फिजिकल और इमोशनल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बर्नआउट। आपने सुना होगा जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ होती है वो बर्नआउट हो जाती हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से, उनकी नींद चैन थोड़ी उड़ जाती है और वो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी से उनका बर्नआउट हो गया, मतलब दे गॉट बर्नआउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन।
तो नाम में ही सब कुछ है। स्ट्रेस एंड इंटेलिजेंस कहा भाई, साइकोलॉजी और इम्यूनिटी की बात आ रही है, तो इंटेलिजेंस कहाँ से आ गया? माइंड, बिहेवियर एंड सोसाइटी, ना भाई सोसाइटी तो नहीं है यहाँ पे, इम्यूनिटी और साइकोलॉजी की बात हो रही है ना। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर करके जाओ। और इमोशन एंड पर्सनालिटी, ना भाई पर्सनालिटी की भी बात नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है इम्यूनो सिस्टम में, मतलब इम्यूनो सिस्टम एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। और क्योंकि साइको न्यूरो, तो साइको में माइंड आ गया है, न्यूरो में ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी में इम्यूनो सिस्टम। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप या तो आपको सारे आंसर सही होगा, आप बेस्ट आंसर निकालो, या फिर आपको डायरेक्ट पता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कॉर्टिजल है, फाइनल स्टेज क्या है, एग्जॉशन है, दूसरा कुछ और देखना ही नहीं है। या फिर आप एलिमिनेट करके कि इसके साथ क्या जा रहा है, एलिमिनेट कर करके भी निकाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं, जिस क्वेश्चन में जो तरकीब काम आ रहा है उस क्वेश्चन में वही लगाओ। एक टेक्निक के भरोसे ना बैठे मत रहना, या फिर एक ही टेक्निक को सारे सवाल पे मत लगाना। हम यहाँ पे अभी जो सॉल्व कर रहे हैं एक टेक्निक थोड़ी लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो वही ध्यान रखो। सो टास्क ओरिएंटेड कोपिंग फोकसेस ऑन, तो जो टास्क ओरिएंटेड कोपिंग है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? तो टास्क ओरिएंटेड यानी काम को वो लोग ज़्यादा मानते हैं। सो काम यहाँ पे कहाँ हो रहा है? अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। जब आप अवॉइड कर रहे हो तो काम थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है। इमोशनल एक्सप्रेशन, नहीं इमोशनल एक्सप्रेशन कोई, वो तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। देन डायरेक्टली डीलिंग विद द प्रॉब्लम, हाँ डिनायल ऑफ स्ट्रेस। तो अवॉइड करना, डिनाई करना तो वैसे भी हट जाता है। और यहाँ पे डीलिंग डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम, मतलब आप डायरेक्टली उसको प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ रहे हो। सो यू आर टेकिंग एन एक्शन, यू आर डूइंग एनी काम, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इमोशनल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो kind of task oriented coping, but here C is the best option which describes this question or which answer this question correctly. Okay. क्योंकि यहाँ पे टास्क दिया है और यहाँ पे आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, सो टास्क एंड टास्क रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है, अभी हमने टास्क रिलेटेड देखा, अभी हम इमोशन के रिलेटेड देख रहे हैं। सो चेंज द एनवायरनमेंट, रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस, इंक्रीज स्ट्रेस, अवॉइड इमोशंस कम्प्लीटली। तो क्या लगता है क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? वो डायलॉग है ना, आपको क्या लगता है हमारा कुछ होगा कि नहीं जीवन में? तो आप लोगों को भी अगर ऐसा होता होगा, ऐसा कभी फील होता होगा, मैं कहूँगी कि अपने आप पर भरोसा रखो। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उस पर भरोसा रखो। और भगवान जी हैं, बजरंगबली पर भरोसा रखो। मैं उनको बहुत मानती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। आप भी ये सब करो। और अगर आपके काम जो है वो नेक होंगे, आपका इरादा सही होगा, तो भगवान आपको कभी ऐसे मतलब नहीं करवाएंगे कि आपका कुछ बुरा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 इमोशन फोकस्ड है। तो अगर इमोशन फोकस्ड है तो हम एनवायरनमेंट चेंज कर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इंक्रीज स्ट्रेस, आप भाई कोप करना है तो स्ट्रेस को बढ़ाना थोड़ी है, तो ये भी कट हो गया। अवॉइड इमोशन, अब अवॉइड करेंगे तो कोप कैसे करेंगे? अवॉइड करना इज नॉट ए कोपिंग स्ट्रेटेजी, उसको तो हटा देना है। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इमोशन फोकस जो कोपिंग मेथड्स है, वो हमारे जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, इमोशनली जो स्ट्रेस हम फील करते हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, हार्डीनेस कॉन्सिस्ट ऑफ 3 C's। सो हार्डीनेस पे 3 C आता है, एंड दैट इज आपको डायरेक्ट याद रखना है। और वो 3 C's कौन से हैं? कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। तो हार्डीनेस, हार्ड, तो हार्ड इंसान कब होता है? जब वो कमिट करता है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, और चैलेंज लेता है और चैलेंज को जीतता है। बंगाली अगर कोई बच्चा है, वो तो देव का एक गाना है, चैलेंज निबीना साला, तो वो बहुत हार्ड होता है, हार्डीनेस है उसको, वो चैलेंज लोगों को बोलता है चैलेंज मेरे साथ मत लेना ऐसे। सो क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ स्किल्स आर बेस्ट डिफाइन एज एबिलिटीज़। तो जहाँ पे ये बेस्ट डिफाइन आता है ना, वहीं पे थोड़ा सा घापला है। तो वहीं पे हो सकता है कि आंसर जो है वो 2-3 हो सकता है, बट आपको बताता नहीं है। सो लाइफ स्किल्स आर बेस्ट डिफाइंड एज एबिलिटीज दैट इंक्रीज इंटेलिजेंस, एंश्योर सक्सेस, एनाबल एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, एलिमिनेट स्ट्रेस कम्प्लीटली। तो लाइफ स्किल में क्या क्या आ सकता है?
इंटेलिजेंस को बढ़ाना, सक्सेस को इंश्योर करना, बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट करना, स्ट्रेस को कंप्लीटली अवॉइड करना, क्या हो सकता है? सो एनाबल एडेप्टिव बिहेवियर एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो लाइफ स्किल में आपके पास पॉजिटिव बिहेवियर को, हमेशा अच्छा बिहेवियर को या फिर अच्छा चीज़ को या फिर कुछ नई चीज़ को अगर एडप्ट करने की क्षमता है तो आपकी लाइफ स्किल है, हम बोलेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, रेजिलेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ। तो रेजिलेंस माने रेजिस्ट करना, अवॉइड स्ट्रेस परमानेंटली, कंट्रोल अदर्स, बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, सप्रेस इमोशन। तो आप रेजिस्ट कर रहे हो, यानी कोई आपके साथ हादसा हो गया है, but you are resisting and you are bouncing back from whatever has happened to you, and that is what we called as resilience. So bouncing back from adversity is resilience. Okay, so got it। आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ये आंसर के भी नीचे दिया है, आप देखना। बट क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमें जो सॉल्यूशन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो अभी चैप्टर 3 हमने किया है और चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मतलब सारा चैप्टर को मैंने रेडी कर लिया है। 5 6 सारा एक एक करके वीडियो में आती जाएगी, एक एक दिन एक एक वीडियो आएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू। बट PDF आप में आपको पूरा मिल जाएगा।